मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती से कक्षा 8वीं का पाठ नंबर 7 मेरे रजा साहब। इस पाठ की लेखिका है सुजाता बजाज। तो बच्चों, थोड़ी सी जानकारी हम सुजाता बजाज के बारे में लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुजाता बजाज का जन्म 1958 जयपुर राजस्थान में हुआ था। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहती है। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है, सृजन यानी बनाया है, और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी। सुजाता बजाज जी की कृतियाँ जो है वह इस प्रकार से है। सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। पाठ शुरू करने से पहले हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस पाठ में आए शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। मानस मतलब मन, कतार यानी पंक्ति, अनहोनी यानी असंभव या न होने वाली, तन्मयता यानी तल्लीनता, करीने से यानी सलीके से, समालोचक गुण दोष आदि का प्रतिपादन करने वाला, शाकाहारी साग सब्जी खाने वाला, जिज्ञासा उत्सुकता, संस्मरण मतलब स्मृति या यादों के आधार पर किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख को संस्मरण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। तो सबसे पहले हम देखेंगे गद्य संबंधित, मतलब इस पाठ के बारे में कुछ जानकारी लेंगे कि इस पाठ में क्या लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है और किसने लिखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इस पाठ को लिखा है सुजाता बजाज ने। किसके बारे में लिखा है? तो मेरे रजा साहब। मेरे रजा साहब सुजाता बजाज के आदर्श व्यक्ति। मेरे रजा साहब सैयद हैदर जी हैं, जो सुजाता बजाज के बहुत करीबी और उनके आदर्श रह चुके हैं। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी के याद में लिखे गए लेख को संस्मरण कहते हैं। तो यह जो लेख है यह हैदर रजा साहब के याद में सुजाता बजाज ने लिखा है, इसलिए इसे संस्मरण कहते हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव मतलब सभी धर्मों के प्रति एक भाव रखने वाले रजा साहब मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। जो एक रजा साहब के व्यक्तित्व में जो सारे गुण है दर्शाया गया है यानी दिखाया गया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। तो पाठ इस प्रकार से है। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला राजा साहब नहीं रहे। नहीं रहे मतलब राजा साहब गुजर गए हैं, इस दुनिया में नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई मतलब सब कुछ उनके सामने याद आने लगा। अब आगे लेखिका यहाँ पर रजा साहब के याद में अपनी संस्मरण लिख रही है, यानी उनके याद में पहले की बातें बता रही है। जो कह रही है कि पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुँची थी अपनी गणपति प्रदर्शन के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की, शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। आगे सुजाता जी कह रही है कि रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे, यानी वो सभी धर्मों को एक जैसा मानने वाले थे। मुस्लिम धर्म के होने के बावजूद भी वो हिंदू और ईसाई धर्म को भी उतना ही सम्मान देते थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा एवं भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएँ सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे।
इस पद्यांश में लेखिका कह रही है कि रजा साहब सभी धर्मों को मानते थे। हर तरह की पुस्तकें उनके स्टूडियो में रखी हुई मिलती थी, मालाएं मिलते थे, उनके माँ के फ़ोटो मिलते थे और वो सभी धर्मों को एक समान ही भाव से देखते थे। अपने संस्मरण को आगे बढ़ाते हुए लेखिका कहती है कि एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए, प्रदर्शनी यानी नुमाइश करना, दिखावा, किसी तरह का कोई चीज़ जहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और लोग देखने के लिए जुटे हुए हैं, तो इस तरह के प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एस.एच. रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, मैं पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। आगे बताते हुए लेखिका कह रही है कि मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। उनके लिए मतलब रजा साहब के लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता यानी किसी काम में घुल मिल जाना और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से मतलब बड़े तरीके से, धैर्य के साथ वे पैकिंग भी करते थे। कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। यहाँ पर लेखिका लड़की अपने आप के लिए कह रही है। रजा साहब जब भी ये वहाँ से आने लगती थी तो इनके लिए पैकिंग करते थे और कहते थे कि लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। आगे सुजाता जी बता रहे हैं कि जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तौल कर लिखते थे। यहाँ पर सुजाता जी सैयद अली यानी रजा साहब के बारे में बता रही है कि जब भी वह किसी को कुछ भी लिखते थे तो बहुत ही नाप तौल कर यानी सोच समझ कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। आगे सुजाता जी कह रही है कि मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहें। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। यहाँ पर उनके स्वभाव के बारे में बताते हुए लेखिका कह रही है कि उनका स्वभाव जो था वो काफ़ी केयरिंग नेचर के थे, जो किसी भी जिम्मेदारी को लेते थे तो पूरा करके ही वापस लौटते थे। आगे देखिए, एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। इसमें लेखिका यह बताना चाहती है कि रजा साहब जो थे वह एक लेखिका के लिए यह गार्जियन के तरह थे, अभिभावक की तरह थे, जो लेखिका का बहुत ही ख्याल रखते थे। आगे लेखिका बता रही है कि हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे, यानी कंप्लीट करने से पहले हम एक दूसरे को दिखाते थे, पूछते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। समालोचक मतलब गुण दोष आदि का प्रतिपादन करने वाला, यानी अगर बुरा है तो बुरा भी कहते थे और अच्छा है तो अच्छा भी कहते थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस में साथ साथ प्रदर्शनियाँ की पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। विवाद यानी मन में मतभेद नहीं पैदा हुआ। यह उनके स्नेह एवं अपनेपन के कारण ही था। कह रहे हैं कि हम दूसरे में एक दूसरे में इतना ज़्यादा स्नेह था कि कभी हमारे अंदर कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल एवं पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। यहाँ पे लेखिका बता रही है कि रजा साहब को सभी भाषाओं से भी बहुत प्यार था। पुरानी गाना भी सुना करते थे और डायरी में अपनी हर बातें लिखने की आदत थी उनकी।
आगे रजा साहब के व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए लेखिका कह रही है कि रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी, यानी जान अटकी रहती थी मतलब उन्हें ये बहुत पसंद था। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए, मतलब उनके लिए भी और उनके दोस्तों के लिए भी लेखिका खाना बनाकर भेजती थी। कौन सा खाना? भारतीय शाकाहारी खाना। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने को मौका मिल गया। यानी उनके दोस्त ने भी रजा साहब की कृतियाँ यानी बनाई हुई चीज़ें अपने दीवारों पे लगा रखे थे, जो लेखिका को देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते हैं, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो। कहने का मतलब कि रजा साहब बूढ़े हो चुके थे, बीमार हो चुके थे और लेखिका उस समय सब कुछ करने लगी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि अब तुम मेरी एंजल गार्जियन बन गई हो, अब मैं नहीं। मतलब ऐसी स्थिति आती है जब एक दिन माँ बाप आपको संभालते हैं, लेकिन जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो आप उन्हें संभालते हो। तो यहाँ पे रजा साहब यही कह रहे हैं कि पहले मैं तुम्हारा एंजल गार्जियन था, लेकिन अब तुम मेरी एंजल गार्जियन बन गई हो, अब मैं नहीं हूँ। इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है और इससे हमें क्या ज्ञान मिलता है, हमने क्या समझा, उसे 2 शब्दों में व्यक्त करूँगी। जो हमें इस पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें कलाकार की कला का सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक कला व्यक्ति के जीवन को सुंदर बनाने का कार्य करती है, अतः हमें कला की उपासना करनी चाहिए और अपने व्यक्तित्व का ऐसा छाप छोड़कर जाना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखेंगे। हमेशा की तरह फिर एक बार यही कहूँगी कि मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, मेरे वीडियोज़ को पसंद करते रहिए। आपका प्यार एवं स्नेह बना रहेगा तो मैं हमेशा आपके लिए नए नए पाठ के साथ शामिल रहूँगी। जय हिंद, जय भारत।